अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोएट्री सेंटर। आप सुन रहे हैं हिस्ट्री 8th क्लास NBF और 8th क्लास थोड़ा सा आपका लेट हो गया है। 32 पेज नंबर है और सिग्निफिकेंस हम पढ़ रहे थे सर सैयद अहमद ख़ान का टॉपिक हमारा जारी है और 62 पेज पे आप आ जाएंगे और यूनिट नंबर ये आपका 2 है, ठीक है। रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया आपका ये है यूनिट। तो फिर शुरू करते हैं इसको। सिग्निफिकेंस है द इम्पॉर्टेंट role played by Sir Syed Ahmad Khan during the depressing years of Muslim history in the subcontinent was the driving force behind the movement of education prosperity for Muslim community। वो ये कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो सबसे अहम किरदार अदा किया था इस बुरे वक्त में, जिन सालों में मुसलमान ज़वाल का शिकार थे, मुसलमान बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर मुतासिर हो चुके थे और बहुत पीछे चले गए थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान वो शख्सियत थे जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनको उनके इस बुरे वक्त में तालीम की तरफ उनका ध्यान दिलवाया, ठीक है। He convinced both British and Muslims to review their rigid approach towards each other and focus on the mutual cooperation। उन्होंने ध्यान दिलवाया, उन्होंने मुसलमानों को कन्विंस किया कि वो ब्रिटिश और मुसलमान जो है ना वो आपस में अपने ताल्लुकात को अच्छा करें और सही करें उन्हें, और उनके ज़ाती ताल्लुकात सही होने ही की वजह से जो है ना मुसलमान आगे बढ़ सकेंगे। He made Muslim realize the importance of the education and its significance in improving the socio-economic status of Muslim in the community। उन्होंने मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने और उनका जो सोशियो इकनॉमिक स्टेटस था, यानी कि मुसलमानों की जो समाजी और इक़्तिसादी हैसियत थी ना, उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने मुसलमानों को राज़ी किया कि वो ब्रिटिश के साथ ये जो उनका रिजिड और सख्त किस्म का रवैया था ना, जिसमें वो नफ़रत का इजहार करते थे, वो बंद करें। The Renaissance area was the result of Syed Ahmad Khan's efforts, ठीक है। तो फिर वो जो मफाहमत का इनके दरमियान एरिया आया था ना, ये जिसमें इनकी वो दूर हो गई थी नाराज़गी, निशाते सानिया, यानी कि owing to these contribution Syed Ahmad Khan is rightly titled as the father of the Pakistan movement। मिलाकर इन कोशिशों के नतीजे में सर सैयद अहमद ख़ान को फादर ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट के वालिद करार दिया गया, ठीक है, फादर करार दिया गया इनको। डू यू नो सर सैयद अहमद ख़ान डेवलप्ड हिज 2 नेशन आइडिया फॉर अ रीज़न। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपना 2 नेशन आइडिया जो है वो किस वजह से डेवलप किया था। Sir Syed Ahmad Khan recognized that as minority, the Western democratic system of political representation was not in the best interest of the Muslim community। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता लगी थी कि अक़लियत के तौर पर मुसलमानों के हक़ में ना ये वाला जो सारा निज़ाम, सियासी निज़ाम सेट हो रहा है ना, जमहूरी निज़ाम सियासी जो है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के बेहतरीन मफादात में नहीं था वो, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के हक़ में नहीं था। तो सर सैयद अहमद ख़ान को ये बात पता लग गई थी। सर सैयद अहमद ख़ान ओपिनियन उनकी राय थी दैट कांग्रेस पार्टी वाज वर्किंग अगेंस्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट लेड हिम टू क्रिएट अ 2 नेशन थ्योरी विच स्टेट्स दैट मुस्लिम एंड हिंदू कैन नॉट को एग्जिस्ट, ठीक है। उन्होंने साफ़ तौर पे मुसलमानों को बता दिया था कि जो कांग्रेस की पॉलिसी नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि वो मुसलमानों को जो है ना वो कबूल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और यानी कि मुसलमानों और हिंदुओं का एक साथ रहना नामुमकिन है, और कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और मुसलमान और हिंदू अब इकट्ठे नहीं रह सकते। द मुस्लिम्स शुडंट बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कंट्री ड्यू टू फंडामेंटल डिफरेंसेस की वजह से मुसलमानों को अलग से ट्रीट किया जाता था, ठीक है, सेपरेटली ट्रीटेड किया जाता था। यानी कि मुसलमानों और हिंदुओं की सियासी तौर पे ज़हनियत बिल्कुल भी नहीं मिलती है और वो इस मैदान में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वो इकट्ठे मिलकर नहीं रह सकते, क्योंकि उनका एक बहुत बड़े इशू यानी कि पॉलिटिकल इशू के ऊपर इख्तलाफ है बहुत ज़्यादा, और मजहबी इख्तलाफ तो था ही था। तो वो इस वजह से उन्होंने कहा कि मुसलमान अब किसी भी सूरत वाज इम्पॉसिबल फॉर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स टू लिव टुगेदर,
कि इन लोगों को इकट्ठे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपनी राय पेश की थी, बिल्कुल भी हरगिज़ भी किसी किस्म के झगड़े लड़ाई वगैरह कराने का उनका मकसद नहीं था। उन्होंने एक साफ तौर पे कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त से पहले ही दिखाई दे जाती हैं कि ये काम नहीं हो सकता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपार्ट फ्रॉम द अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट जो थी ना, उसके अलावा नोटेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सच एज अंजुमन हिमायत इस्लाम, ठीक है, सिंध मदरसातुल इस्लाम, इस्लामिक कॉलेज पिशावर, दारुल उलूम देवबंद एंड नदवतुल उलमा लखनऊ में आल्सो प्लेड अ रोल इन द रीसर्जेंस ऑफ मुस्लिम्स अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। ये कह रहे हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट के साथ साथ जो है ना, एक और काम भी चल रहा था कि बहुत सारे इदारे जो हैं वो इस्लामी इदारे, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, इनके इमेजेस भी मैं आपको साथ साथ दूंगी, तो आप ये देखेंगे कि ये जो इदारे हैं ये भी मुसलमानों की तरबियत और तालीम पे बहुत गहरा काम कर रहे थे, और आज तक जो हैं ये इनके काम बाकी है, चल रहा है, जारी है। दारुल उलूम देवबंद क्या है? दारुल उलूम देवबंद वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1867, 1867 में ये इस्टेब्लिश हुआ था इन देवबंद सहरानपुर, उत्तर प्रदेश में सहरानपुर के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें, इंडिया में देवबंद का ये दारुल उलूम इसका मदरसा है हमारा मुसलमानों का। तो ये बता रहे हैं कि इसने बहुत खिदमत अंजाम दी और ये इतना खूबसूरत है, इसकी लोकेशन बड़ी प्यारी है। मैंने इसके इमेजेस देखे हैं, ये बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी ना। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू सेफ गार्ड मुस्लिम्स रिलीजियस, सोशल एंड एजुकेशनल एंडोमेंट्स। जी, ये साफ तौर पे पता लग रहा है बात पढ़ के कि ये मुसलमानों के सियासी, मजहबी और समाजी जो मुसलमानों के एंडोमेंट्स कहते हैं ना, वज़ाइफ को, तो तालीमी वज़ाइफ वगैरह को महफूज करने के लिए ये इदारे जो हैं काम कर रहे थे, ये बनाया गया। असाइड फ्रॉम रिलीजियस एजुकेशन सेवरल स्किल्स वर आल्सो टॉट सच एज कैलीग्राफी एंड क्लॉथ वीविंग एक्सेट्रा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मजहबी तालीम के अलावा यहाँ पर कपड़ों को बुनने की, वीविंग बुनने को कहते हैं ना, तरबियत दी जाती थी, और इसके अलावा इनको और बहुत सी स्किल्स जिनमें कि कैलीग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट थी। कैलीग्राफी खत्ताती को कहते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि हम लोग कुरान पाक की में जो खत्ताती वगैरह करते हैं वो हमारा एक मजहबी तौर पे बहुत ज़्यादा हमारी अटैचमेंट है उसके साथ, और हमें बहुत शौक़ है उसका, और हम उसमें बहुत तवज्जो देते हैं। तो वो एक पोर्शन है बहुत दुनिया भर में, तो वो सिखाया जाता था, यानी मुसलमानों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ऐसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ किया जाने लग गया जिससे वो ग्रो करें और उनके तख्लीकी सलाहियत हैं वो बढ़ें। नदवतुल उलमा वाज क्रिएटेड इन लखनऊ इन 1894, 1894 में लखनऊ में नदवतुल उलमा जो है वो क्रिएट की गई। A composite syllabus comprising English, science and religious subjects were taught at the primary level, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि उस ज़माने में तो मुसलमानों को जदीद उलूम बंद करा दिए गए थे, ठीक है। वो या सिर्फ वो अपने हिंदी पढ़ते थे या अरबी पढ़ते थे, ठीक है। तो क्या किया गया कि साइंसी उलूम भी शामिल कर दिए गए 5वीं जमात तक, प्राइमरी लेवल तक बच्चों को कुछ थोड़ा अच्छी तालीम दी जाने लगी मुसलमानी इस इदारे में, नदवतुल उलमा में, ठीक है। The Muslims of the subcontinent benefited greatly for the alumni of institution. मुसलमानों ने इस इदारे के उलूम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द, ये जो है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा तरबियत इन्होंने यहाँ से हासिल की, उलूम हासिल किए। दारुल उलूम प्रोड्यूस्ड सच ओपन माइंडेड एकेडमिक्स who successfully carried out the task of the spreading Islam in the modern world. जदीद दुनिया में इस्लाम फैलाने का काम फिर इन्हीं लोगों ने आगे किया जो यहाँ के तरबियत याफ्ता थे। बहुत आला तरबियत देकर यहाँ से इन्होंने मुसलमान बच्चों को निकाला जो कि बड़े होकर दुनिया भर में कामयाब हुए। सिंध मदरसातुल इस्लाम पर आ जाएँ। ये सिंध मदरसातुल इस्लाम वही वाला एजुकेशन सेंटर है जहाँ से कायद-ए-आज़म ने भी तालीम हासिल की थी, ठीक है।
सिंध मदरसतुल इस्लाम कहाँ पे है? कराची में, ठीक है, सिंध में, सिंध के नाम से ही आपको पता लग जाएगा। इवॉल्व्ड इनटू अ magnificent blend of modern and the religious education. Muhammad Ali Jinnah, the founder of the Pakistan, studied in Sindh Madrasatul Islam for 1877 1877 से लेके टू 1892 1892 तक जो सिंध मदरसतुल इस्लाम है यहाँ पर कायद आज़म जो कि हमारे बानी पाकिस्तान हैं उन्होंने तालीम हासिल की। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सिंध मदरसतुल इस्लाम एक्सटेंड्स बियॉन्ड दैट टू अ pivotal education institution during the पाकिस्तान मूवमेंट। पिवोटल कहते हैं ना फ़ायदा पहुंचाने वाला, तरक्की देने वाला, तो ये कामयाब तरीन तालीमी इदारा बन गया ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट के दरमियान, ठीक है। सैयद अमीर अली, इंट्रोडक्शन। सैयद अमीर अली वाज ब्रिटिश इंडियन ज्यूरिस्ट हु हेल्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ ऊद, ठीक है। He was born on 6 April 1849 at सैयद अमीर अली काजी थे और जूरिस्ट कहते हैं ना काजी को। Who hailed from the state of ऊद, जिन्हें खुशामदीद कहा गया ऊद की रियासत में। He was born on, वो 6 अप्रैल 1849 को कुटक जो है ना ये ओडिशा में, ओडिशा यानी कि ये ना इंडिया में बे ऑफ बंगाल का जो पोर्शन है ना वहाँ उसके साथ ये इनका एक जज़ीरा कह लें या इलाका कह लें, ठीक है। तो ये जगह है जहाँ ये पैदा हुए थे, ठीक है। हिज फादर मूव द फैमिली टू कोलकाता, उनके वालिद ने फैमिली को कलकत्ता मुंतकिल कर दिया था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1867, 1867 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ऑब्टेन्ड एन MA ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री इन 1868, ठीक है। 1868 में 68 में इन्होंने हिस्ट्री में डिग्री ली, MA ऑनर्स की, कहाँ से? वहीं से कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। द LLB डिग्री फॉलोड क्विकली इन 1869 और 1869 में उन्होंने LLB की डिग्री ली यानी कि वकील बन गए। ही देन बिगेन लीगल प्रैक्टिस इन कोलकाता, उन्होंने कलकत्ता में उसके बाद लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी। अप टिल देन ही ऑलरेडी बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट मुस्लिम अचीवर ऑफ हिज जनरेशन, यहाँ तक कि वो अपने दौर के, अपने वक्त के हाईएस्ट मुस्लिम अचीवर बन गए, ठीक है। इन 1882 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए। इन 1890 1890 में ही वाज अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज, बिलाखिर वो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हो गए। अमीर अली वाज फर्स्ट इंडियन हु वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ प्राइवी काउंसिल टू which he remained a member till his death on 3rd August 1929, ठीक है। प्राइवी काउंसिल जो थी उसमें वो मेंबर हो गए थे, वो पहले जो थे वो इंडियन थे जो कि नॉमिनेट हुए थे, यानी इस कदर काबिल शख्सियत थे वो और मुसलमान थे वो, और उन्होंने जो है वफ़ात पाई फिर 3rd अगस्त 1928 को, और तब तक वो अपनी वफ़ात तक वहाँ के कौंसल रहे, ठीक है। मेन कंट्रीब्यूशंस इनकी क्या हैं? लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। अमीर अली इज़ फेमस फॉर हिज लिटरेरी वर्क, पॉलिटिकल एफर्ट्स एंड द अचीवमेंट्स, ठीक है। लिटरेरी वर्क यानी कि अदबी काम, पॉलिटिकल एफर्ट्स उनकी सियासी खिदमत, और अचीवमेंट्स तो आपको पता ही है कामयाबियों को कहते हैं। ही वाज द ऑथर ऑफ 2 फेमस बुक्स, वन ऑफ विच इज़ द हिस्ट्री ऑफ सरासिन्स। सरासिन्स कौन होते हैं इसका मुझे आपको अच्छी तरह बताना पड़ेगा। ये होते हैं खाना बदोश, ठीक है। सीरिया यानी कि शाम और अरब के दरमियान के जो लोग होते हैं ना वो उनको खाना बदोश कहा जाता है, ठीक है। तो उनको ये सरासिन्स उनके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती थी उस वक्त में, अंग्रेज़ इनको पुकारा करते थे। पब्लिश्ड इन 1889 दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ द राइज एंड द फॉल ऑफ द सरासिन्स, ठीक है। इन्होंने ना इसके बारे में, सरासिन्स के बारे में लिखा था, खाना बदोशों के बारे में। द ओल्ड वर्क इज़ द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, पब्लिश्ड इन 1891।
द अदर वर्क, दूसरा काम इनका स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ये बुक के इमेज मैं आपको दूंगी, आप देखिएगा कि इन्होंने ये स्पिरिट ऑफ इस्लाम एक बहुत ज़बरदस्ती किताब लिखी हुई है जो 1891 में इनकी पब्लिश हुई थी। ही आल्सो रोट आर्टिकल्स मेनली कंट्रिंग एंटी मुस्लिम आर्टिकल्स ऑफ द क्रिश्चियन। ठीक है, ये मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ भी लिखते रहे हैं बहुत सारे आर्टिकल, यानी कि मुसलमानों की तरफ से। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एट दैट टाइम, इस वक्त सैयद अहमद ख़ान वाज स्ट्रांगली अगेंस्ट द मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। जब सैयद अहमद ख़ान सख्ती से मुसलमानों की सियासत में शमूलियत के ख़िलाफ़ थे, अमीर अली फाउंडेड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1878 कॉल्ड नेशनल मोमडन एसोसिएशन एट कलकत्ता में नेशनल मोमडन एसोसिएशन के नाम से 1878 में सैयद अमीर अली ने एक सियासी जमात कायम की, एक सियासी इदारा कायम किया। दिस वाज लेटर नॉन एज, जिसे बाद में पुकारा गया सेंट्रल मोमडन एसोसिएशन, एंड अ लॉट ऑफ इट्स ब्रांचेस बिगेन वर्किंग एट ऑल ओवर इंडिया। और फिर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में काम करने लगी। ही बिलीव्ड that the status of Muslim as an independent nation in India would not be possible without their own political organization। ठीक है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ये देखो, यहाँ से ये आ जाएगा, ही बिलीव, वो यकीन रखते थे कि दैट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम इज इन इंडिया वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट देयर ऑन। अच्छा, कि मुसलमानों का जो है ना स्टेटस, यानी कि मुसलमानों का जो म्यार है वो एज अ इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया में वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट देयर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर ये पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे और कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों की नहीं होगी तो फिर मुसलमान कैसे अपने वजूद को मनवा सकेंगे। दैट वाज द मेन एम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल मोमडन एसोसिएशन। यही वो ख़ास मकसद और मेन मकसद था सेंट्रल मोमडन एसोसिएशन को कायम करने का। द मेन ऑब्जेक्टिव्स वर एज अंडर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ द मुस्लिम, सियासी ट्रेनिंग मुसलमानों की, कंजर्वेशन ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट, मुसलमानों के इंटरेस्ट जो थे उनका तहफ़्फ़ुज़, यानी उनकी जो दिलचस्पियाँ थी या जिन फील्ड्स में वो जाना चाहते थे उनका तहफ़्फ़ुज़, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड फीलिंग्स अमंग द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट फेथ्स इन इंडिया। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट करनी गुड फीलिंग की अमंग द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट फेथ्स इन इंडिया। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फेथ्स थे इंडिया में, यकीन थे, ईमान थे लोगों के, उनके जो फॉलोअर्स थे उनके दरमियान गुड फीलिंग जो है वो इस्टेब्लिश करना इनका मकसद था। यानी कहने का मतलब है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फ़िज़ा बन गई थी उसको कम करना भी इसका एक मकसद था। व्हाट आई हैव लर्नड आ जाएगा यहाँ पे, ये सारा ज़ाहिर सी बात है इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म हो गया है। तो अब हम यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे जो कि वर्ल्ड वार्स है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तो बाज़ुकात ये मुझे ना थोड़ा सा आई साइट का प्रॉब्लम आ जाता है अक्सर पढ़ते हुए, तो अगर इसमें कोई गलती हो जाए कोई चीज़ पढ़ते हुए तो मैं उसके लिए कबल अज़ वक्त माज़रत चाहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेटा ये हिस्ट्री जो है ना इसको ध्यान से पढ़िए, आप शुरू से ही इसको साथ लेके चलें। बहुत सारे बच्चे मुझे पता है स्पेशली बॉयज़ जो हैं वो अक्सर मिस कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ें कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में कभी भी नहीं होती हैं, ये उसी वक्त ही करनी पड़ती हैं। तो आपने ये ज़रूर करनी है, ठीक है।